प्यारे विद्यार्थियों, मैं टीचर अखिलेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूपी बोर्ड NCERT प्लेटफॉर्म। आइए आज आप लोगों के लिए, जैसा मेरा वादा था कि त्रिभुज के चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा, तो मैं त्रिभुज का चैप्टर लेके हाजिर हूँ आपके सामने। क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट भी था कि सर क्वेरी थी कि त्रिभुज पढ़ाया जाए। त्रिभुज थोड़ा बच्चों के लिए लेंदी और टफ होता है, किंतु मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम ही आपको रिप्रेजेंट ऐसा हो कि सबसे आसान समझ में आए, आसान तरीके से आए। और आप यकीन माने कि यदि आपने मेरे वीडियो से ट्रायंगल के विषय में, त्रिभुज के विषय में सब पढ़ा कंप्लीट किया, तो बोर्ड के पेपर में आपको कोई भी असुविधा होने वाली नहीं है। ज़्यादा बातों को लंबा नहीं करूँगा, टू द पॉइंट बात किया जाएगा और शुरू करेंगे सुंदर सा ये सेशन। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको सबसे पहले समझना है कि सर्वांग सम, क्योंकि आप कक्षा 9 में त्रिभुज के विषय में सर्वांग सम और के विषय में पढ़ चुके हैं। सर्वांग सम में 5 आप उसके नियम भी पढ़े होंगे, जैसे आपको आपके सर भुजा के विषय में बताए होंगे। उसके बाद भुजा के विषय में बताए होंगे। एंगल साइड यानी कोण भुजा के विषय में बताए होंगे। तमाम ऐसे करके 5 नियम कुल उसके हैं, तो 5 बताए गए होंगे। फिर भी मैं अपने बच्चों को हमेशा थोड़ा बैक से ही लेके चलता हूँ, तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सबसे पहले सर्वांग समता के विषय में, जिसे आप कांग्रुएंसी या कांग्रुएंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आइए समझते हैं कि सर्वांग सम किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो परिभाषा लिखूंगा कि सर्वांग सम, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां आखिर में होती कौन सी है। तो आप समझें कि वे आकृतियां जिनका आकार एवं माप दोनों ही समान हो, तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। इसमें 2 बातें मैंने लिख दी हैं आपके लिए। एक बात तो लिख दिया है आकार के रूप में, और एक बात लिख दिया है माप के रूप में। ये दोनों बातों पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। आप जाने कि आकार का मतलब शेप से है, तथा माप आप जानते हैं, माप साथ मेजरिंग, तो उसे साइज आप समझ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, मेरे हाथ की साइज, ये हथेली, इसकी साइज कुछ और है। अगर आप अपने घर पे हों तो अपने हाथ की हथेली देखने में हम दोनों की हथेलियां सेम है। जैसी हथेली भगवान ने मेरी बनाई हुई है, सेम आपकी बनाई हुई है। क्लियर है? लेकिन मेरा मापसाद कुछ अलग है। हो सकता है आप मुझसे बहुत कद काठी में लंबे और चौड़े हों, तो थोड़े अंगूठे आपके मोटे हो सकते हैं, मुझसे बड़े हो सकते हैं, या हो सकता है आप मुझसे भी छोटे हों, तो आपकी उंगलियां और प्यारी नाजुक होंगी, छोटी होंगी। क्लियर? तो हम लोगों की हथेलियां देखने में सेम हैं, लेकिन उनके साइज अलग अलग हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आकार तो समान हुआ, लेकिन साइज समान नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब शेप तो हम दोनों की क्या है, समान है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है, साइज समान नहीं है। क्लियर है बात? दूसरी बात देखिए, लेकिन मैं अगर अपने इस हथेली को इस हथेली के साथ कंबाइंड करूं, जोड़ूं, तो एकदम आप देख रहे हैं ये आकृति यानी आकार यानी शेप में सेम है। और साथ ही साथ अंगूठे का माप साथ अंगूठे के साथ बराबर है, कनिष्ठिका का कनिष्ठिका के साथ बराबर, सभी उंगलियां आपस में लंबाई माप साथ में क्या है, बराबर है। यानी आकार में भी ये दोनों बराबर हैं और नाप साथ में भी बराबर है। और जब आकार और नाप साथ दोनों में बराबर हैं, तो ये हथेली इसको पूरा ढकती है, ये वाली हथेली इसको। अगर मैं इसको ऐसे इसके ऊपर रख दूं तो आपको नीचे वाली हथेली नहीं दिखेगी।
फिर उसके बाद इसके ऊपर अगर इसको रख दूं तो ये वाली नहीं दिखेगी। कहने का मतलब कि अगर आकृति और माप साध में कोई चीज बराबर हो तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा क्या करती हैं, ढक लेती हैं। ऐसे ही आप जाने कि अगर आपकी एक आंखें ली जाएं और इधर की एक आंखें ली जाएं तो मेरी आंखें मेरे के साथ क्या है, माप साध में समान है और डिजाइन में भी एक जैसी हैं। आकार का मतलब आप डिजाइन भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो डिजाइन में भी सेम है, आकार में भी सेम है, ठीक है। इस प्रकार से जो चीजें आकार माप साध सब कुछ, यानी जिसका आकार और माप साध यानी डिजाइन और माप साध क्या होता है, सेम होता है, वे आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इस हिसाब से हम अपनी ये और ये दोनों हथेलियां एक दूसरे के लिए क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं। मेरी ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हथेलियां आपस में क्या है, सर्वांग सम है। मेरे दोनों हाथ आपस में क्या है, सर्वांग सम, क्योंकि डिजाइन में भी एक है और इनकी मेजरमेंट ऐसा तो है नहीं कि मेरा एक हाथ 2 मीटर का है, एक हाथ 1 मीटर का है, ऐसा तो है नहीं। इसलिए आप ये क्लियर जाने कि सर डिजाइन में भी सेम है और साथ ही साथ इनके माप साध भी क्या है, समान है। किंतु इसकी गारंटी नहीं है कि मेरे हाथ की डिजाइन और आपके हाथ की डिजाइन तो सेम है, लेकिन माप साध की गारंटी नहीं है। अगर आप मुझसे लंबे होंगे तो आपके हाथ मेरे से कुछ बड़े ही होंगे, तो माप बदल गया कि नहीं। तो जहां पर आकार और माप दोनों ही समान होते हैं वहां सर्वांग सम होता है। लेकिन अगर किसी जगह पर आकार समान होने के साथ साथ माप बदल जाए तो वो चीज क्या हो जाती है, समरूप हो जाती है। मैं यहीं पर आपको समरूप भी बता दूं कि जिसमें आप देखें आकार और माप अगर ये दोनों इक्वल हों, दोनों ही क्या हों, समान हों, क्या हों, समान, तब तो वो क्या है, सर्वांग सम कहे जाएंगे। और यदि आकार और माप, आकार समान है किंतु आप ये जो माप है वो क्या है, अलग है, माप क्या है, भिन्न है, तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप। तब उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। कहने का मतलब मेरे दोनों पंजे की जो हथेलियां हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आकार में भी सेम है और माप साध में भी सेम है। लेकिन मेरी हथेली आपके साथ आकार में केवल सेम है, माप साध में डिफरेंट हो सकती है। तो अगर माप साध बदल जाती हैं, माप डिफरेंट हो जाता है, भिन्न हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, समरूप। लेकिन चाहे कोई चीज सर्वांग सम दिख रही है, चाहे समरूप दिख रही है, आकार का समान होना अति आवश्यक है। अगर किसी का आकार ही डिस्टर्ब हो जाएगा, बदल जाएगा, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, उसे ना तो समरूप कह पाएंगे ना तो सर्वांग सम कह पाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। अब आप देखें, आप इसको नोट कर लें, ये परिभाषा को आपको याद रखना है, ये सर्वांग सम की क्या है, परिभाषा है। और आप देखें, मैं आपको आगे लेके चलता हूं और क्लियर करूंगा। चलिए, आशा है कि आपने परिभाषा लिख लिया होगा या तो स्क्रीन शॉट लिया होगा। क्लियर, आगे देखिए। अब जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल और ड्रा किया। अब एज्यूम करिए ये ओ केंद्र वाला है और ये ओ डैश केंद्र वाला है, लेकिन मैंने कहा ये जो त्रिज्या है इसकी 1 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 1, और इधर भी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर की है। तो आप क्या कहेंगे, अगर कहीं कॉपी पे आप 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या बनाइए, फिर उसी चाप से दूसरे सर्कल को बनाइए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके 2 सर्कल बनाइए कॉपी पे, और उनको कैंची से काट के अगर उठा के रखें तो क्या ढक लेंगे कि नहीं, पूरा कवर करेंगे। तो अभी आपने सीखा कि जब कोई चीज का आकार और माप दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी वो एक दूसरे को ढकते हैं। और जो एक दूसरे को ढक लेते हैं
उस चीज को क्या कहा जाता है, सर्वांग सम कहा जाता है। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र है O' और ये दूसरा वृत्त है, ठीक ना, ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। तो क्या हम इन दोनों वृत्तों को सर्वांग सम नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस वृत्त को काट के इस पर रखा जाए तो पूरा पूरा, हालांकि मैं तो रफली फिगर बनाया हूँ तो देखने में तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप अपने घर पे अगर प्रकार में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल ड्रा करेंगे कापी पे, फिर उसी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक और दूसरा ड्रा करेंगे और कैंची से काट के उसको अगर रखेंगे, जोड़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि दोनों वृत्त एक दूसरे को पूरा पूरा क्या करेंगे, कवर करेंगे। इस प्रकार से जब पूरा पूरा ढक लिए तो उन दोनों वृत्तों को आप क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम कह सकते हैं। ठीक है, तो सर्वांग सम होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सर्वांग सम होने के लिए 2 चीज की आवश्यकता है। अगर कोई चीज सर्वांग सम है तो उसके पास 2 गुण जरूर होंगे। आप देख लें, पहला गुण आकार और दूसरा माप, ये दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, और मैंने आपको समरूप भी पढ़ा दिया है। समरूप के विषय में क्या कहने हैं? समरूप के विषय में आप देखें कि समरूप के लिए आपको याद रखना है कि पहली बात, आकार तो समान ही होना चाहिए। तो अगर आकार किसी चीज का बिगाड़ देंगे तो ना तो सर्वांग सम रह जाएगा ना तो समरूप रह जाएगा। दूसरी बात देखें, माप, माप भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब सर्वांग सम होने के लिए आकार और माप दोनों समान होने चाहिए, जबकि समरूप होने के लिए केवल आकार, अर्थात किसी भी फिगर का, किसी भी चित्र का डिजाइन ही केवल सेम होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ये माप उसकी समान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन आकार को आप चेंज नहीं कर सकते। आकार को हर हाल में समान होना ही चाहिए। अगर आकार में ही गड़बड़ हो जाएगा तो ना तो समरूप रह जाएगा। आप सोचिए कि अगर आकार को आप बिगाड़ दें, आकार समान ना हो तो समरूप नहीं होगा। और यहाँ देखिए, अगर आकार की बात ना करें, आकार को खराब कर दिया जाए तो सर, अब जैसे देखिए ये वृत्त है, वृत्त को वृत्त के साथ ही तो सर्वांग सम कर सकते हैं, वृत्त वृत्त को ढक सकता है। अब एक वृत्त ले लें और दूसरा ट्रायंगल ले लें, तो ये दोनों कैसे सर्वांग सम हो सकते हैं? उसका आकार, उसका डिजाइन ही बदल दिया मैंने, बदल गया कि नहीं? मैं वृत्त को किससे सर्वांग सम करना चाहता हूँ? ट्रायंगल से। तो होने का पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ट्रायंगल इसको नहीं ढक सकता या सर्कल इसको नहीं ढक सकता। क्लियर है? बेशक सर्किल भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बना है और सभी भुजाएं इसकी कितनी हो, 1, तब भी ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, आकार गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया? आकार। तो इसीलिए मैं बच्चों बता रहा हूँ कि जिसका आकार ही हम लोग बदल देते हैं वो तो सर्वांग सम भी नहीं रह जाता। और अगर समरूप है उसका भी आकार डिस्टर्ब कर देंगे तो समरूप नहीं रह जाएगा। अब मैं और आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए स्प्राइट की 2 लीटर की एक बोतल है, दूसरी भी आपका मित्र लेके चलाया, दौड़ते दौड़ते 2 लीटर की बोतल लेके स्प्राइट का। अब स्प्राइट की दोनों 2 लीटर की बोतल है, तो डिजाइन देखिए उसका, अर्थात आकार देखिए, दोनों सेम हो गए। पहला बात अप्लाई होने लगा। दूसरी बात देखिए, क्या मेरे यहाँ चलने वाला 2 लीटर स्प्राइट का बोतल और आपके यहाँ, दोनों में कोई माप सात में अंतर है? आप कहेंगे सर जी नहीं। तो डिजाइन भी सेम हुआ और माप सात भी सेम हुआ, इसलिए दोनों 2 लीटर वाली जो बोतलें हैं स्प्राइट की, वो आपस में क्या हो गई, सर्वांग सम। लेकिन वहीं एक 2 लीटर की स्प्राइट की बोतल और एक 1 लीटर की स्प्राइट की बोतल हो जाए तो डिजाइन में तो सेम हो गई, तो आकार तो समान हुआ कि नहीं हुआ? आकार समान हो गया, लेकिन उसका माप 2 लीटर का माप सात कुछ दूसरा है, लेकिन 1 लीटर का माप सात क्या है, कुछ अलग है। तो माप की कोई गारंटी नहीं है। तो जहां दोनों इक्वल हो गए वो सर्वांग सम हो गया, और जहां केवल आकार ही इक्वल रहा, आकार सेम रहा, वहां क्या हो गया, समरूप हो गया। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे एक ताजमहल रियल में जो आगरा में बना है वो है, उसका लेंथ माप सात अलग है, लेकिन एक ताजमहल आपकी कॉपी पे बन के मिलता है। क्लियर है? तो वो ताजमहल और जो बना है, तो क्या रियल उसका माप सात वही है? आपकी कॉपी पे उतना बड़ा ताजमहल आपकी कॉपी पे आ जाता है, तो उसका लेंथ तो ओरिजिनल कुछ दूसरा है, लेकिन आपकी कॉपी का कुछ दूसरा है। आप कॉपी से उसको ढक नहीं सकते, इसका मतलब मेजरिंग में वो क्या है, भिन्न भिन्न है। लेकिन डिजाइन में देखिए, जो डिजाइन उसकी है वही आपकी कॉपी पर भी है, इसलिए दोनों आपस में क्या हुए, समरूप हुए। तो आपको ये बात याद रखनी है
कि जब किसी चीज का आकार और माप समान हुआ तो उसे हम सर्वांग सम कहेंगे अर्थात कांग्रुएंट कहेंगे। और अगर किसी चीज में केवल आकार ही रह गया, आकार ही समान रहा, बाकी माप समान हो तब भी या नहीं है तब भी वो क्या कहलाएंगे, समरूप। इसका मतलब कि माप के बराबर होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हो गया तो भी ठीक, नहीं हो गया तब क्या, तो हो गया तब भी समरूप हो जाएगा। अब जब आकार और माप दोनों समान हो जाएंगे तो उसे सर्वांग सम कहते हैं। इसका मतलब जो चीजें सर्वांग सम हैं वो समरूप जरूर होंगी, सही है कि नहीं, क्योंकि समरूप के लिए तो बस केवल आकार का बराबर होना आवश्यक है ना, तो आकार तो है ही इसमें, तो इसे समरूप कह सकते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि वे वस्तुएं जो सर्वांग सम होती हैं, सर्वांग सम होंगी, वे समरूप अवश्य होंगी, समरूप अवश्य होंगी। फिर से बता दूं क्यों समरूप होंगी, सर्वांग सम जितनी भी सर्वांग सम वस्तुएं हैं सब समरूप होंगी। क्यों होंगी, उसका रीजन है कि हमें समरूप में केवल आकार से मतलब है, उसका माप साथ कुछ भी हो सकता है, तो आकार इसमें भी है, आकार इसमें भी है, तो अगर ये समरूप है आकार की वजह से तो इसमें आकार आ रहा है, इसलिए ये भी सर्वांग सम वाली चीजें क्या होंगी, समरूप होंगी। लेकिन सभी समरूप चीजें कभी सर्वांग सम नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि माप भी बराबर होनी चाहिए, तो कभी इसमें बराबर होगा तब सर्वांग सम हो जाएगा, कभी बराबर नहीं होगा तो सर्वांग सम नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें सर्वांग सम में आपको दोनों चाहिए, दोनों रहेंगे, तो समरूप के लिए केवल आकार का ही होना आवश्यक है। इसलिए आप सभी सर्वांग सम चीजों को आकार की वजह से समरूप भी कह सकते हैं, लेकिन सभी समरूप को कभी सर्वांग सम नहीं कह सकते। क्लियर है, चलिए तो आप देख लें यहाँ वे वस्तुएं जो सर्वांग सम होंगी वे समरूप अवश्य होंगी, लेकिन सभी समरूप वस्तुएं सर्वांग सम हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब मैं आगे चलूंगा आपको और समरूप के विषय में और कुछ बताऊंगा। अभी आपको सॉरी प्रिंटेड नोट मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक है जैसा कि आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ कि वे वस्तुएं पढ़ चुके हैं कि वे वस्तुएं जिनका आकार समान हो किंतु माप भिन्न भी हो सकता है, उसे समरूप कहते हैं। समरूप को इंग्लिश में सिमिलर कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपने समझा कि अगर आमाप और आकार दोनों यानी शेप एंड साइज, तो जिसके शेप और साइज दोनों ही क्या हो, सेम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कांग्रुएंट कहेंगे, यानी सर्वांग सम बोल रहे हैं। और जिसमें शेप इक्वल हो किंतु साइज डिफरेंट भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके पहले भी मैंने समझाया, जैसे दोनों 2 लीटर की स्प्राइट की बोतलें आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। हमारी दोनों हथेलियां आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। आपके बुक्स होंगे, बुक को आप पलटते हैं, एक लेफ्ट में पेज होता है, एक राइट में, दोनों पेज आपस में कनेक्ट करिए तो पूरा कवर करते हैं, वो दोनों पेज आपस में क्या है, कांग्रुएंट है। लेकिन मेरे यहाँ की मैथ की बुक और एक, या आप अपने यहाँ का ही ले लीजिए, मैथ की बुक को साइंस की बुक से कंपेयर करिए तो कोई पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे को ढके। बस डिजाइन में वो दोनों रेक्टेंगुलर हैं, तो कहने का मतलब साइज डिफरेंट है। तो दोनों मैथ की बुकें अगर होंगी, दोनों साइंस की बुकें होंगी तो कांग्रुएंट हो जाएंगी। दोनों अगल बगल के पेज हैं, बराबर हैं, तो कांग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन एक मैथ की बुक, एक साइंस की बुक, तो बुक का रेक्टेंगुलर शेप है, केवल आकृति वैसे है, लेकिन दोनों की साइज एकदम सेम हो इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए वो क्या है, समरूप है। क्लियर है, मैं आगे चलूं।
समरूप में मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ कि समरूप की परिभाषा इतने से समाप्त नहीं होती। आप मेरे साथ नोट बनाते रहें, लिखते रहें और परिभाषा में आप इंक्लूड करते रहें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मुझे बार बार कहना ना पड़े। आगे देखें समरूप की, आप देखिए मान लीजिए कोई आकृति को हम समरूप बोल रहे हैं तो उसकी और भी कुछ पॉसिबिलिटियां हैं। जैसे वे आकृतियां समरूप होंगी, कोई भी मान लीजिए आप देखते हैं कि बहुत से शेप हैं गणित में, मैथ की बुक में बहुत से आकार होते हैं। जैसे कोई चीज बेलनाकार हो गई, कोई चीज बेलनाकार भी हो सकती है, शंक्वाकार भी हो सकती है, शंक्वाकार भी हो सकती है, त्रिभुजाकार भी हो सकती है, वृत्ताकार भी हो सकती है। तमाम प्रकार के शेप होते हैं या नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो समरूप होने के लिए कोई भी बहुभुज अगर है या कोई भी आकृति है तो उसके सभी कोण, पहली बात तो बराबर होने चाहिए। सभी कोण नहीं कह सकते हम, सभी संगत कोण कहेंगे। तो पहली बात क्या होनी चाहिए कि समरूप होने के लिए सभी समरूप होने के लिए सभी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दूसरी बात देखिए, एक बात और है उसको भी याद रखिए, सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने दो ट्रायंगल बना दिए यूं, एक ट्रायंगल का नाम रखा ए बी सी, दूसरे का नाम रखा पी क्यू और आर। मान लीजिए संगत कोण ये शीर्ष वाला कोण है तो इसका साथी कौन है? पी है, तो साथी कोण को ही संगत कोण कहते हैं। तो ऐसे ए का साथी कोण हुआ पी हुआ, ऐसे ही बी का साथी कौन होगा? क्यू होगा, ऐसे सी का साथी कौन होगा? आर होगा। आप ए के साथी को आर से कंपेयर नहीं कर सकते, बी को पी से कंपेयर नहीं कर सकते, इन्हें साथी नहीं कहते, इसी बात को कहते हैं संगत। ठीक है, तो किसी भी फिगर में अगर आपको संगत कोण क्या मिल जाए? बराबर मिल जाए और साथ ही उसकी संगत भुजाएं, जैसे संगत भुजाएं क्या, इसमें एक भुजा है ए बी, तो आप इसके साथ इसको नहीं ले सकते, ए बी इसके साथ इसी को ही कंपेयर करेंगे, यानी ए बी और पी क्यू। ए सी के साथ कौन आएगा? पी आर आएगा, बी सी के साथ कौन आएगा? क्यू और आर आएगा। बात समझ गए? इन्हें कहते हैं संगत भुजाएं। तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फिगर में कैसे कोणों को बराबर होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, हम लिखते हैं कि संगत भुजाएं क्या हो? समानुपातिक हो। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, तब उस चीज उन फिगरों को क्या कहा जाएगा? आपको मैंने बताया ना कि आकार और आमाप या माप, ठीक ना? तो आकृति तो सेम होनी चाहिए। अगर आकृति आपने बिगाड़ दिया, जैसे मैंने एक वृत्त ले लिया, दूसरा वृत्त ले लिया, तो ये सर्वांग सम हो सकते हैं अगर माप साथ में और आकार में तो सेम, डिजाइन तो सेम है ही, और इनके मान लीजिए इसकी त्रिज्या 2 की हो जाए और इसकी भी त्रिज्या 2, तो सेम ढक लेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन अगर मैं इसे 2 कर दूं और इसे 1 कर दूं तो ये क्या हो गया? आपका समरूप हो जाएगा। रूप में समान है किंतु लेंथ बदल गई है कि नहीं, माप बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया। इसलिए जब ये 2 के रहेंगे, मान लीजिए ये 2 है 1 है, तब ये क्या कहे जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। अब मैंने एक बनाया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा भी बनाया कितने का? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तब इसे क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहेंगे। अब देखिए मैंने एक वृत्त बनाया और एक त्रिभुज बनाया। अब देखिए अब क्या हुआ, इसमें इस वृत्त की त्रिज्या 2 है और इसकी सभी भुजाएं कितनी हो गई? 2 की हो गई। कितनी की हो गई? 2 की हो गई। अब देखिए मेजरमेंट समान है कि नहीं, लेकिन हमने क्या बिगाड़ा है? इसका आकार वृत्त का है, इसका आकार क्या है? त्रिभुज का है। तो अब आपसे मैं कहूं कि ये सर्वांग सम है, आप कहेंगे सर नहीं, सर्वांग सम तो उससे कहेंगे सर नहीं है। मैं पूछूं समरूप है तो आप कहेंगे सर समरूप भी नहीं। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि हमने क्या कर दिया? आकार को डिस्टर्ब कर दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस चीज का आकार ही बिगड़ जाएगा, कहीं अगर आकार ही ध्वस्त कर देंगे आप, तो वो कभी भी
ना तो वो सर्वांग सम हो पाएगा ना ही समरूप हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल की बात चल रही है समरूप के लिए तो दोनों ट्रायंगल होने चाहिए, वृत्त की बात चल रही है तो दोनों वृत्त होने चाहिए, चाहे वो समरूप हो चाहे सर्वांग सम। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए मैंने कहा कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, मतलब ए के साथ पी को बराबर होना चाहिए, बी के साथ क्यू को बराबर होना चाहिए, सी के साथ आर को बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। अनुपात का मतलब होता है जैसे मैंने कहा 2:3, तो इसका मतलब आप समझते हैं कि 2/3। इसका मतलब कि अगर मैं इसके भुजाओं को अनुपात में बराबर करना चाहता हूं तो ए बी इसका साथी कौन है, ए बी का साथी है पी से लेके क्यू तक, ए बी को पी क्यू के साथ और साथी एसी को किसके साथ, पी आर के साथ, ठीक है, और बीसी को क्यू आर के साथ, बराबर बीसी अपान क्यू आर होना चाहिए। बात समझ में कि नहीं, यानी साथी वाले कोण अर्थात संगत कोण बराबर होने चाहिए और सभी साथी भुजाएं अर्थात संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, अनुपात में बराबर होनी चाहिए। डायरेक्ट आप बराबर नहीं कर सकते, इस शब्द को भूलिएगा नहीं, समान अनुपात में होने चाहिए। क्लियर है, मतलब कि ए बी पी क्यू के साथ ही अनुपात में बराबर होना चाहिए, ए बी को इसके साथ नहीं कर सकते आप। क्लियर है, संगत भुजाएं ही अनुपात में होनी चाहिए। तो समरूप के लिए ये विशेष का पॉइंट है और आपको इसको स्टार लगा के याद रखना है कि सभी संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरी बात है संगत भुजाएं आपस में क्या होने, समान अनुपात में होने चाहिए। मैं अब आगे चलूंगा, आगे की स्लाइड आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जैसे जैसे आता जाएगा। अब देखिए जितनी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो सारी बातें यहाँ पर क्या है, नोट है, आप एक एक करके देखिए। कोई भी बहुभुज मैंने समझते होंगे आप, अगर नहीं जब समझते तो मैं बता देता हूँ कि बहुभुज जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो, तो दो से अधिक भुजाएं किसमें होती हैं, सबसे पहले आप जाने कि दो से अधिक भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। किसमें होती हैं, त्रिभुज में होती है। तो देखिए पहले त्रिभुज, फिर उसके बाद चतुर्भुज, फिर उसके बाद पंचभुज। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो इन सब चीजों को कहा जाता है बहुभुज, पेंटागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटागन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई भी बहुभुज या आकृति जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या पंचभुज हो आदि समरूप तभी हो सकते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो। इस लाइन पे याद करिए, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अब आपके दिमाग में फिगर चलना चाहिए कि अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के सभी साथी कोण, मान लीजिए मैंने चतुर्भुज क्रिएट कर दिया, चार भुजाओं वाली आकृति दो बना दी, इसे बनाया ए बी सी डी और इसे कहा पी क्यू आर और एस। तो एंगल ए इसका साथी कौन है, पी। अब इसको आप इससे नहीं, ये नीचे है, आप ऊपर नहीं कंपेयर कर सकते। ठीक है, तो ए का साथी कौन है, पी है, ऐसे बी का साथी कौन है, क्यू है, ऐसे सी का साथी कौन है, आर है, ऐसे डी का साथी कौन है, यस है। तो ये आपस में ए को पी के साथ बराबर होना चाहिए, बी को क्यू के साथ बराबर होना चाहिए, आर को सी के साथ बराबर होना चाहिए, एस को डी के साथ बराबर होना चाहिए। पहला बात। इसके बाद इसकी संगत भुजाएं अनुपात में बराबर है। मान लीजिए नीचे की भुजाएं आधार वाली ए बी, तो इसके साथ पी क्यू को बटे में, यानी ए बी बटे क्या होना चाहिए, पी क्यू होना चाहिए। उसके बाद इसके बाद की भुजाएं बी सी, तो इसको क्यू आर के साथ होना चाहिए, तो बी सी अपान में क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए। अगला देखिए सी डी के साथ कौन होना चाहिए, आर और एस होना चाहिए। इसके बाद डी ए के साथ कौन होना चाहिए, एस पी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस पी। तब हम इस बात को क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे, एकदम सिमिलर कहेंगे। तो वही बात यहाँ लिखी है कि संगत कोण क्या हो, बराबर हो एवं उनकी भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। कोई भी बहुभुज या आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज आदि समरूप तभी कहे जा सकते हैं जब संगत भुजाएं और उनके संगत कोण बराबर हो तथा भुजाएं क्या हो, समानुपातिक हो। क्लियर है, मैंने बताया भी था, फिर से आपको समझा दिया। दूसरी बात देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, सर्वांग सम आकृतियों का आकार और माप दोनों ही क्या होता है, समान होता है। अब देखिए कांग्रुएंट की बात है ना, वही है स्प्राइट की 2 लीटर की 2 बोतलें, डिजाइन में भी है, यानी आकार उनके क्या हो गए, समान हो गए, तथा उसका माप साल भी क्या होगा, समान। तो सर्वांग सम आकृतियों का आकार और माप दोनों ही क्या होता है, समान होता है, जबकि समरूप आकृतियों का केवल आकार समान होता
है, केवल आकार ही समान हो जाए तो हम उसको क्या कह सकते हैं, समरूप कह सकते हैं। बाकी माप उसका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि जैसे ही माप सेम होगा तो दोनों सेम हो जाएगा, तुरंत वो किसके कैटेगरी में चला आएगा, समरूप सर्वांग की कैटेगरी में चला आएगा, तो उसे समरूप नहीं कहेंगे। इसीलिए तो अलग से बताया है कि जैसे आकार और माप दोनों हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन माप को जैसे आप बिगाड़ेंगे तुरंत वो सर्वांग से कहाँ चला जाएगा, समरूप में चला जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ के देखें क्या कह रहे हैं कि सभी सर्वांग आकृतियां समरूप होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी सर्वांग हैं आकार का ही सेम होते ही समरूप कह सकते हैं। तो सर्वांग वाली बात में आकार समान होता है कि नहीं होता है, तो सर्वांग आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग नहीं हो सकती, क्योंकि समरूप में तो केवल आकार ही से होना चाहिए, आकार है और साथ में माप उसका डिफरेंट हो सकता है, और माप डिफरेंट होने पर सर्वांग नहीं हो सकता ना, तो समरूप आकृतियां सर्वांग नहीं हो सकती, लेकिन सभी सर्वांग आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं। क्लियर है? आगे देखिए, ऐसी आकृतियां जिनके आकार ही समान ना हो तो वह ना तो सर्वांग होती हैं और वह ही समरूप होती हैं। अभी मैंने कहा ना, अब देखिए त्रिभुज को अगर कंपेयर करना है तो त्रिभुज से कंपेयर करेंगे, चतुर्भुज को कंपेयर करना है तो चतुर्भुज से करेंगे, पंचभुज को करना होगा तो पंचभुज से करेंगे। अब अगर मैंने कहा ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, मैं पूछूं सर्वांग है, तो देखिए मैंने क्या बिगाड़ा, ये त्रिभुज है, इसका आकार त्रिभुजाकार है और ये आकार में क्या है, चतुर्भुजाकार, तो ये कभी भी सर्वांग नहीं हो सकते। क्या समरूप हो सकते हैं? कहेंगे सर जी नहीं, इसीलिए लिखा गया है कि ऐसी आकृतियां जिनका आकार ही समान नहीं है वे ना तो सर्वांग हो सकते हैं और ना ही समरूप हो सकते हैं। क्लियर है? तो आकार को आप बिगाड़ नहीं सकते, आकार बिगाड़ के पूरे कक्षा 10 को ध्वस्त कर देंगे, कक्षा 9 को भी ध्वस्त कर देंगे, सब कुछ बेकार हो जाएगा, ना तो सर्वांग रह जाएगा ना तो समरूप रह जाएगा। हाँ, कोई चीज सर्वांग है तो दोनों बराबर है, आप माप बिगाड़ दीजिए तुरंत समरूप बन जाएगा, और समरूप में अगर माप को सही कर दीजिए तो फिर से सर्वांग हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? अब मैं आगे चलूं, अब जितनी चीजें थी मैंने आपको समझा दी हैं, अब मैं शायद प्रश्नावली की तरफ चलूंगा, आप धैर्य बना के, हाँ जिनको नोट वगैरह बनाना है स्क्रीनशॉट लेना लिखने के लिए तो लिख लिए, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला नहीं है, इससे बाहर एक्सरसाइज में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ तो आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपकी प्रश्नावली आ चुकी है, प्रश्नावली 6.1। अब आप मेरे साथ इसको कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो आइए, कह रहे सभी वृत्त होते हैं, तो देखिए चाहे आप सर्वांग बोल सकेंगे चाहे समरूप, अब दोनों में से सिलेक्ट करिए। सभी वृत्त, तो मैंने एक वृत्त बनाया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक वृत्त बनाया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो रूप में तो समान है लेकिन इसका माप तो समान नहीं बना, तो जिसके दोनों समान होंगे वो तो सर्वांग होगा, और दोनों बिगड़ जाएं मतलब आकार समान होगा लेकिन माप अलग कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, समरूप। तो ये कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त तो कोई जरूरी नहीं, मैं 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाऊंगा आप 5 बनाएंगे तो रूप में समान होगा ना, लेकिन साइज तो बदल गई ना, ढकेंगे क्या वो, मैं 2 सेंटीमीटर का वृत्त बना के काट लूँ और आप 5 का बना के काट लें, दोनों वृत्त छोटे बड़े हो जाएंगे, ढक पाएंगे? आप कहेंगे सर जी नहीं, तो मैंने क्या बिगाड़ दिया, उसका माप बिगाड़ दिया है। मेरा माप है 2 सेंटीमीटर का, आपका माप है 5 सेंटीमीटर का, इसी की वजह से उसकी आकार केवल सेम है, शेप केवल सेम है, बल्कि उसका साइज क्या हो गया, बदल गया है। इसलिए जिसका शेप सेम और साइज अलग होता है उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा। क्या होगा, समरूप। सभी वृत्त की बात हो रही है, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और आप एक बना लीजिए 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये डिजाइन रूप में तो सेम है लेकिन माप साथ में क्या है, अलग है, इसलिए क्या हो गया, समरूप हो गया। आगे बढ़िए, सभी वर्ग होते हैं, जितने भी वर्ग होंगे। अब देखिए मैंने एक वर्ग बनाया 5 सेंटीमीटर भुजा का, आप अपने घर बैठे हैं आप वर्ग बनाएंगे 10 सेंटीमीटर भुजा का, तो देखिए माप साथ बदल रहा है नहीं, लेकिन माप साथ बदलने के बाद इसका आकार रूप देखिए, वर्ग जब भी मैं बनाऊंगा तब उसमें 4 भुजाएं ही होंगी, आप बनाएंगे तब भी 4 भुजाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर 4 भुजा बना रहे हैं और मैं बैठ के वर्ग को 3 भुजा में बना दूं, तो आकार नहीं बदल पा रहा हूं ना, लेकिन उसके हो सकता है मैं 5 सेंटीमीटर बनाया, 10 बनाएंगे या 15 बना दें, तो माप को बदल दिया कि नहीं, तो माप बदल सकता हूँ। इसलिए जितने भी वर्ग होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप। आप याद रखें
केवल आकार समान होगा, साइज बदलते ही समरूप हो जाएगा, साइज भी समान होगा तुरंत ही सर्वनाम सम हो जाएगा। आइए कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कब? जब वो समद्विबाहु हो कि जब समबाहु हो। अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समद्विबाहु और समबाहु के विषय में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप आए देखिए जरा इसको। चलिए, जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन में भी दो शब्द का प्रयोग किया गया है, समबाहु और समद्विबाहु। तो पहले आइए समझते हैं समद्विबाहु समबाहु क्या है। तो दो शब्द हैं, समद्विबाहु, ठीक है, और एक दूसरा शब्द है समबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने आप जान रहे हैं दो, और बाहु माने बाहु कहते हैं हमारे बाहुबल में कितना बल है, तो बाहु माने क्या होती है? भुजाएं, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या होती है? दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, वह त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज समद्विबाहु है, बाहु त्रिभुज है। क्लियर है? असमबाहु को देख लीजिए, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या है? सभी भुजाएं क्या है? बराबर हो। इसमें एक बात याद रखनी है, इसके प्रत्येक कोण क्या होंगे? 60 डिग्री के होंगे, 60 डिग्री होते हैं। क्लियर रहेगा? चलिए ठीक है, देखें तो समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उस त्रिभुज को समद्विबाहु कहेंगे, और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी उसे समबाहु कहेंगे। अब इन दोनों को देखिए कि समरूप और सर्वांसम कैसे होते हैं। आप देखिए जरा कि अगर मैं यहाँ पर समद्विबाहु बनाऊं, मान लीजिए मैंने एक यू ट्रायंगल बना लिया और एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, दो भुजाएं बराबर मुझे करनी है। मान लीजिए मैंने ये 5 कहा, ये 5 कहा और ये 10 कह दिया, तो समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लीजिए मेरा ये भुजा है 8 का और ये भुजा है 8 का और ये भुजा हो जाए 10 का, तो ये भी तो समद्विबाहु है, इसको भी आप समद्विबाहु कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको दो ही भुजा बराबर होनी चाहिए है, और यहाँ भी आप इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु कहेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ भी दो भुजा बराबर है। क्लियर? लेकिन क्या इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को भुजाओं के अनुपात में आप बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इन दोनों भुजाओं का अनुपात कुछ है, इसका कुछ, मतलब इन दोनों का तो है लेकिन इसका क्या है? हो सकता है मैं इसको 18 कर दूं, या हो सकता है मैं इसको 7 ही कर दूं। तो सभी भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? एक नहीं है, ठीक है। तो ये समरूप की व्याख्या नहीं कर पाता। लेकिन आप समबाहु में आइए, आप क्या करेंगे? आपको भुजाओं को सेम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसे 5 बनाया, इसे 5, तो इसे भी 5 बनाना पड़ेगा। अगला त्रिभुज एक बनाया, जो दिल करे वो बनाइए। मान लीजिए मैंने 10 का बनाया, तो ये भी 10 बनाऊंगा, ये भी 10 बनाऊंगा, और प्रत्येक कोण के डिग्री होंगे 60 डिग्री होंगे। क्लियर है? 60 डिग्री होंगे। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं 5/10 करूं तब भी वही रिजल्ट आएगा, इस 5/10 को करूं तब भी वही रिजल्ट आएगा, इसका कंपैरिजन करूं तब भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब कि अगर दिस अपॉन दिस करूं, ये पहली भुजा पहले के साथ, ये दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा मान लीजिए तीसरे के साथ, तो मैं पहले को पहले से कंपेयर करूंगा तो 5 क्या आएगा? 10 आएगा, मींस कट के 1/2 आ जाएगा। इसको इससे कंपेयर करूं दूसरे को दूसरे से, तो फिर 5/10 मतलब 1/2 ही आएगा। और अगर तीसरे को कंपेयर करूं तो ये है 5 और अगला उसका तीसरा कितना है? 10, तो भी 1/2 आएगा। भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, और साथ में सभी संगत कोण शीर्ष के साथ, ये वाला एंगल इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है, बराबर आ रहा है। तो समरूप की व्याख्या कर रहा है, इसलिए जितने भी समबाहु होंगे वो सभी क्या होंगे? समरूप होंगे। क्लियर है? लेकिन समद्विबाहु समरूप है। आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज लग रहा है, और ये सिंपल कोई भी त्रिभुज हो सकता है। क्लियर है? समद्विबाहु है। अब ये एकदम रूप में तो समान है, लेकिन इनकी सभी चीजें अनुपातिक नहीं है। देखिए
अनुपातिक भी अगर हो जाए तो इसके कोण की गारंटी कहाँ है कि सभी संगत कोण क्या हो बराबर। ये कोण कुछ होगा, ये कोण कुछ है, ये कोण कुछ है, ये कोण, अब मान लीजिए ये बराबर भी हो तो ये कोण और ये तो 90 डिग्री ये होगा क्योंकि मैंने समकोण त्रिभुज बना रखा है, तो उसके साथ तो बराबर नहीं हो सकता। तो कोण की व्याख्या क्या हो जाएगी गलत, क्योंकि आपने पढ़ रखा संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो समरूप होने का इनका चांस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी समद्विबाहु समरूप हो तो सदैव ऐसा संभव नहीं है, कभी कभी हो भी सकता है या होंगे ही नहीं। हर त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप नहीं हो सकते। क्लियर है? तो इसीलिए केवल एक ही त्रिभुज बनता है जिसका नाम है समबाहु, सदैव क्या होता है, समरूप होता है। अब आप अपने क्वेश्चन पे चल सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखें, चलिए देखें, तो आपने क्या पढ़ा कि सभी वृत्त के विषय पढ़ा समरूप, जितने वर्ग हैं समरूप पढ़ लिया, और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं अगर वो क्या होंगे, समबाहु होंगे। क्या होंगे? समबाहु। समबाहु ही हो सकता है, तो समबाहु हो गया कर्ज। इसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है तो 3 भुजा, तो दूसरी आकृति भी 3 भुजा, तो दोनों त्रिभुज हो गए। दोनों की भुजाएं 4 4, 2 फिगर हैं, 4 4 बनी तो वो चतुर्भुज बन जाएगा। 5 5 भुजाएं बनी तो पंचभुज बन जाएगा। तो भुजाओं समान भुजाओं की संख्या होनी चाहिए। तो 3 3 बन रहा है तो 3 3, 4 4 बन रहा है तो 4। समान भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो। आपने क्या पढ़ रखा है कि संगत कोण को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर। दूसरा देखें, हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है? तो इस प्रकार से जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा था सभी कॉन्सेप्ट आपके लग रहे होंगे। फिर से आप देख लें, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम नहीं हो सकते क्योंकि उसके मान बदल जाएंगे। सभी वर्ग, मैं 5 सेंटीमीटर का वर्ग बनाऊंगा, आप अपने घर 10 बना लेंगे, माप बदल जाएगा, लेकिन आकार में मेरा 4 भुजा रहेगा, आपका भी 4 ही भुजा रहेगा, इसलिए क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। समबाहु और इसके विषय मैंने समझा ही दिया, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। और ये भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज मैंने आपको बताया, दो भुजाओं से जैसे ही ज्यादा होता है तैसे बहुभुज स्टार्ट हो जाता है। तो त्रिभुज भी क्या है, एक प्रकार का बहुभुज है, चतुर्भुज भी क्या है, बहुभुज है, पंचभुज आपका क्या है, बहुभुज है। क्लियर है? तो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होंगे कब, जब उनके संगत कोण क्या हो जाए, बराबर, और तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में हो। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन एकदम क्लियरिटी से आ गया होगा। मैं चलूंगा आपके अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अभी आपसे कह रहा है कि समरूप आकृतियां, देखिए निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। सबसे पहले क्या बताना है आपको, समरूप आकृतियां बताना है। इसका मतलब केवल रूप में समान होने चाहिए, बाकी उसका साइज आप अलग अलग कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने 2 सर्कल ड्रा कर दिया, आप देखें मैं एक सर्कल बनाऊंगा जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की होगी और एक सर्कल बना दूंगा जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की होगी। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए इसको O' केंद्र बना दूंगा, इसको O मान लूंगा, इसकी त्रिज्या कितने की मान लिया, 2 की मान लिया। ठीक है? तो देखिए अब रूप में तो समान है, ठीक ना, सबके कितने, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देने आपको हैं। तो मैंने एक बना दिया कि नहीं बना दिया, आपने देखा रूप में समान है किंतु ये क्या है, अपना इनका साइज क्या है, अलग अलग है। ठीक है? इसके बाद आप देखिए मैं 2 त्रिभुज बना सकता हूं। ठीक है, 2 त्रिभुज बना सकता हूं, ये 2, मैंने पहला एग्जांपल दीजिए इसका। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कर सकता हूं, मैं एक त्रिभुज बना सकता हूं। इस त्रिभुज का लेंथ 5 सेंटीमीटर कर देता हूं, इसका नाम है ABC,
और एक त्रिभुज में और बना देता हूँ, इसका नाम रख दूंगा PQR। इसकी भुजाओं को मैं 8 सेंटीमीटर कर देता हूँ। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था ना, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप अवश्य होंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने समबाहु इक्वेट किया है, तो समरूप आकृतियां ये दोनों क्या हैं और ये ऐसे दो फिगर देने थे आपको, तो आपने दे दिया, बता दिया कि दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए जो समरूप आकृतियां हो। तो ये वृत्त भी अपने आप में क्या है, समरूप है, और यहाँ ये दोनों भी आपस में क्या है, समरूप। क्योंकि देखिए डिजाइन में तो सेम है लेकिन इनकी माप साथ क्या है, भिन्न भिन्न है। क्लियर है, यहाँ भी ये डिजाइन में सेम है लेकिन इनके मेजरमेंट क्या है, अलग अलग है। इसलिए आपको इन दोनों को क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। इस हिसाब से आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब आप आगे देखें, नेक्स्ट कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप ही ना हो। अभी आपको पता था कि जिसका हम लोग आकार ही बिगाड़ देंगे, आकार को ही ध्वस्त कर देंगे, तो समरूप क्या हो, सर्वांग भी नहीं रह जाएगा। तो एक त्रिभुज बना दीजिए और एक आप बना दीजिए चतुर्भुज, या कुछ और बना दीजिए। मान लीजिए एक आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं एक वृत्त बना देता हूँ, ठीक है, एक वृत्त बना दूंगा 2 सेंटीमीटर का और एक बना दूंगा त्रिभुज। अब इसको कौन कह सकता है कि ये समरूप है, क्योंकि वो तो आकार में ही समान नहीं है। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद एक ये एग्जाम्पल पहला आ गया आपका। दूसरा आप देखिए, मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ और अगला चतुर्भुज बना देता हूँ। अब इसको कौन समरूप कह सकता है, क्योंकि मैंने उसके आकार को ही क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। इसलिए आप कहेंगे कि आकृतियां समरूप नहीं है। आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप नहीं है, और इधर देखेंगे ये त्रिभुज और चतुर्भुज तो भी समरूप नहीं है। क्लियर है, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे बढ़िए, इसको देखिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब आप देखेंगे, अब यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इस चतुर्भुज का नाम देखिए, इस चतुर्भुज का नाम देखिए, इस चतुर्भुज का नाम है PQR और S। इस चतुर्भुज का नाम देखिए ABCD। क्लियर है, तो ये दोनों रूप में तो समान दिख ही रहे हैं, समरूप होने चाहिए, लेकिन समरूप के और भी गुण हैं। केवल शेप और साइज से डिसाइड नहीं कर सकते। आपने उसका गुण पढ़ रखा है कि उसकी भुजाएं समान अनुपात में बराबर होनी चाहिए, यानी भुजाओं का जो अनुपात आए संगत भुजाओं का वो क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। साथ में सभी संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप देखिए ये भुजा 1.5 1.5 मतलब 1.5 की मीनिंग होती है कि वो 1.5 है, और इसका साथी कौन है, ये वाला भुजा है, ठीक है। तो 1.5 से कितना हो गया, 3 हो गया। ये नीचे वाली भुजा देखिए, ये भी 1.5 थी, तो नीचे वाली भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई। और 1.5 ये भी है, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये भी 1.5 था, ये भी कितना हो गया, डबल, ठीक है, 3 हो गया। तो रेशियो में तो समान आ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए इस कोण को, इस साइन को देखिए, इस साइन को 90 डिग्री का साइन कहते हैं। तो ये 90 है, तो ये भी 90 है, और यहाँ भी ये एंगल क्या बनाया गया, 90, और ये भी एंगल बताया गया आपको 90। क्लियर है, लेकिन यहाँ कहाँ 90 बताया गया, 90 का साइन लगा ही नहीं है। इसका मतलब ये जो कुछ भी हो लेकिन 90 नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस कोण को इस कोण के साथ आप बराबर नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो फिक्स है कि वो 90 है, लेकिन ये फिक्स है कि ये 90 नहीं है। तो कोण बदल गए कि नहीं, साथी कोण क्या बराबर है, इसका साथी ए है, बराबर नहीं है, इसका साथी बी है, बराबर नहीं है, इसका साथी सी है, बराबर नहीं है, इसका साथी डी है, बराबर नहीं है। भुजाओं का अनुपात तो बराबर है। तो 2 रिजल्ट आपके पास है, क्या, संगत कोण बराबर, और दूसरा संगत भुजा का अनुपात। ये दोनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आपको ये बात तो परफेक्ट दिख रहा है कि भुजाओं का रेशियो, ये देखिए 1.5 से डबल हो गया, ये 1.5 से डबल हो गया, ये 1.5 का डबल हो गया 3 हो गया, 1.5 का डबल हो गया 3 हो गया, 1.5 का डबल हो गया 3 हो गया, 1.5 का डबल हो गया 3 हो गया। किंतु कोण कहाँ सेटिस्फाई हुआ, कोण तो संतुष्ट। दोनों बातें लागू होंगी तब उसे आप क्या कह पाएंगे, समरूप कह पाएंगे। क्या कह रहे हैं, समरूप कह पाएंगे। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही बात लग रही है, केवल उसकी संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर है, ये बात लागू नहीं है। इसलिए दोनों आकृतियां आपस में समरूप नहीं होंगी। क्लियर है, मैं इस बात को लिख दूं, एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना किस तरीके से है
आप ऐसे खोद के आएंगे तो आपको कहाँ से नंबर मिलेगा? आप लिखेंगे दी गई आकृतियों से स्पष्ट है कि इनके संगत कोण अर्थात कोण एंगल P का साथी है एंगल A वो बराबर नहीं है। और भी लिख सकते हैं लेकिन सबको बराबर होना चाहिए, चाहे एक को बराबर ना दिखाऊं चाहे चारों को ना दिखाऊं, बात एक ही है। तो अर्थात P इज नॉट A, यानी एंगल P A के बराबर नहीं है, इसीलिए आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात ही समान होने से समरूप नहीं हो सकते, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए और साथ ही साथ उसके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। ये समरूप हुआ क्यों नहीं? क्योंकि भुजाओं का अनुपात तो बराबर। और आपको बता दूं कि समरूप का मतलब क्या है कि ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज हो गया, कैसे समरूप? समरूप का मतलब बाबू कि इस फिगर को समझिए कि जूम किया जा रहा है। अभी इस फिगर को जूम करेंगे तो 1.5 से 2 होगा, 2 से 2.5 होगा, कभी 3 भी तो होगा। तो जब आप जूम करते तो ऐसा नहीं कि एक साइड बढ़ेगी दूसरी नहीं बढ़ेगी, चारों साइडें एक फिक्स रेशियो में बढ़ने लगती हैं। आप अपने फोटो को जूम करते हैं कि नहीं करते? जूम करते होंगे। तो ऐसा नहीं आपका हाथ बढ़ गया, पैर छोटा रह गया, सिर बढ़ गया और कान छोटा रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप फोटो को जूम करेंगे तो छोटा करेंगे तो उस हिसाब से सब छोटे होते जाएंगे, हाथ पैर नाक कान आँख सिर सब कुछ। और जब बड़ा करेंगे तो हाथ पैर आँख कान नाक सिर सब चीज़ें क्या होंगी? बड़ी भी होगी और सब समान अनुपात में। ऐसा नहीं कि ये हाथ कुछ ज़्यादा बढ़ गया एक हाथ कुछ कम बढ़ गया, ठीक ना? तो हम क्या करते हैं, समरूप पाते कैसे? किसी भी चीज को जूम करते हैं तो हमें उसी चीज की उसी आकृति का क्या मिलता है? समरूप अवस्था मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिगर को क्यों जूम करते हैं? पहले 1.5 था, बड़ा करके 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो समरूप बनते कैसे? जूमिंग से बनते हैं। ठीक है, अब हिंदी बता दो जूमिंग की। आप पूछिएगा जाके लोगों से कि जूम की हिंदी क्या है, उसको कहते हैं आवर्धित। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। क्लियर है? तो इस कारण से कि जूम करने पर इसकी साइडें अनुपात में तो बराबर हैं, लेकिन संगत कोण बराबर ना होने की वजह से ये जो सवाल है वो समरूप नहीं रहेगा, क्योंकि समरूप में दोनों पार्टी होनी चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। यहाँ पर संगत कोण बराबर नहीं था, इसलिए हमने आकृति को समरूप नहीं कहा, इस बात को नकारा। ठीक है, आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो चैनल को शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस चैनल पे सभी सब्जेक्टों की पढ़ाई 100% तैयारी कराई जा रही है और फ्री ऑफ कास्ट कराया जा रहा है। गुरुदक्षिणा के रूप में हम लोग बस केवल यही कहते हैं कि अपने साथियों से, अपने रिलेटिव से और लोगों को जान पहचान जिससे आपका हो उसको शेयर करें, उसको बताएं कि यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है आपका 100% तैयारी कराने के लिए। अगर आप लोग 2026 10th बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए ये चैनल आपको 100% तैयारी कराकर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सभी साल पेपर भी कराए जाएंगे, जो बोर्ड की वेबसाइट पे सवाल आएंगे सभी क्वेश्चन पेपर आएंगे उसको भी सॉल्व कराया जाएगा। इत्मीनान रखिए, धैर्य के साथ, पूरे फोकस के साथ, शिद्दत के साथ पढ़िए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। मिलूँगा अपने अगले सेशन में, अगले वीडियो में, जिसमें हम थेल्स थ्योरम, जिसको आप BPT कहते हैं, उसमें चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।